Hi everyone, welcome back to your very own B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So बेटा आज हम अपना बहुत ही important topic clear करने वाले हैं about the regulation of kidney function. बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा doubt रहता है इस वाले topic में जो कि excretory products and its elimination में आता है, जिसमें आप kidney function के regulation के बारे में पढ़ते हो about the RAS system, ANF system and ADH system. तो आज इस system को, इस regulation को पूरी तरह से क्लियर करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेगुलेशन। रेगुलेशन पढ़ने के लिए पहले आपको ये तो पता हो कि जीएफआर क्या होता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, बट स्टिल एक बार रिवाइज करते हैं आगे टॉपिक पे बढ़ने से पहले। जीएफआर आप किसको कहते हो? जीएफआर आप कहते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कहते हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कहते हो। और आपको बताया था कि रेट वर्ड अपन तब लगाते हैं जब 1 मिनट की बात करते हैं, कि 1 मिनट में किसी चीज को जानना चाहते हैं तो हम उसे रेट बोलते हैं। 1 मिनट में आप क्या जानना चाहते हो कि कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है? आपने ऐसे किया हुआ है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें आप ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हो, जिसे आप बाउमेंस कैप्सूल कहते हो। यू कॉल इट बाउमेंस कैप्सूल। और इस बाउमेंस कैप्सूल में आप क्या करते थे? ब्लड कैपिलरी लेके आते थे, दैट वाज एफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ पे गुच्छा बना लेते थे, दैट वाज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और उसके बाद ये यहां से जब बाहर निकलता था, दिस वाज एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। अपन ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में करते हैं। अब बेटा हमने करना क्या है, यहां से इसमें ब्लड ही तो चल रहा है बेटा, ये ब्लड चल रहा है, ब्लड छन के इसमें गिर रहा है, इस कप में छन्नी है ग्लोमेरुलस और कप में गिर रहा है बाउमेंस कैप्सूल में। तो ये जो नीचे गिरता है इसको तुम क्या बुलाते हो? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बुलाते हो। बाउमेंस कैप्सूल में जो सामान आया दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब यही कर लो बस, जो फिल्ट्रेट आया, जो चीज नीचे छन के आती है, मान लो तुमने चाय छानी तो जो नीचे चाय हमने मिलती है छन के, दैट इज फिल्ट्रेट। जो नीचे छन के मिलता है वो फिल्ट्रेट होता है। छन्नी लगाई थी ग्लोमेरुलस, इसलिए तुमने इसका नाम रख दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। 1 मिनट में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा, 1 मिनट में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा, जो छन के आएगा, वो क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कि इस रेट पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, 1 मिनट में इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। ये आप जीएफआर का मतलब समझते हो। उसके लिए आप एनसीईआरटी की कुछ बातें अच्छे से ध्यान रख सकते हो, जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। क्या बातें बेटा? एनसीईआरटी ने कुछ ऐसी लाइंस लिखी हुई हैं, 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल करके। क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी? हर वर्ड पे ध्यान देना, कहाँ पे ईच वेंट्रिकल बोलना है, कहाँ पे 2 वेंट्रिकल बोलना है, 2 किडनीज, कितने नेफ्रॉन्स, ऐसे करके। तो देखो बेटा कैसे होता है, यहां से स्टार्ट करो हार्ट से, ठीक है। हार्ट ने 1 मिनट में एक वेंट्रिकल से, हार्ट ने 1 मिनट में एक वेंट्रिकल से, आपको पता है 5 लीटर ब्लड निकाला था। एक बार में जो निकालता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और 1 मिनट में जो निकालता है वो आपका कार्डियक आउटपुट होता है। तो एक वेंट्रिकल बाय ईच वेंट्रिकल जो ब्लड आया है दैट इज 5 लीटर, द कार्डियक आउटपुट ये निकला। इस 5 लीटर का 1/5, इस 5 लीटर का 1/5 कर दो, 5 लीटर मतलब 5000 ml, इसका बेटा 1/5 कर दो, 1/5 वॉल्यूम। तो 1/5 कितना हो जाएगा? अराउंड 1000 ml। और आपकी एनसीईआरटी उसका एग्जैक्ट अमाउंट लिखती है 1100 to 1200 ml, 1100 to 1200 ml। तो एनसीईआरटी ने आपको यही बताया कि जो वेंट्रिकल से बाहर निकला था, एक वेंट्रिकल से पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, उसका 1/5 वॉल्यूम किडनीज के पास गया। तो ये जो 1100 से 1200 ml ये किसके पास गया बेटा? दोनों किडनी के पास, बोथ किडनीज, यानी ये दोनों में बटा है, बोथ किडनीज। सिर्फ एक किडनी नहीं, 2 किडनी के पास इतना वॉल्यूम पहुंचा है, किडनी तक गया, बट गया, ठीक है। 2 किडनी की बात हो रही है बेटा, मतलब एक किडनी में आपने पढ़ा है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी ये 1100 से 1200 ml जो ब्लड है वो 2 मिलियन नेफ्रॉन में बटा है।
किडनी के अंदर जाके 2 मिलियन नेफ्रॉन में बटा है, यानी कि बेटा 20 लाख नेफ्रॉन में बटा है। 2 मिलियन को आप क्या बोलोगे, 20 लाख बोलोगे, यानी 20 लाख नेफ्रॉन में बटा है ये ब्लड। बट गया, हर नेफ्रॉन तक चला गया, जाने के बाद हर नेफ्रॉन में ऐसे छनेगा, जब छनेगा तो 1 मिनट में आपको 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मिलता है। यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी हो गई, 1 मिनट में जितना छनता है वो GFR हो गया। 1 मिनट में 125 ml ब्लड आपको यहाँ पे गिर के मिलता है। एक नेफ्रॉन में नहीं बेटा, एक नेफ्रॉन में नहीं, 20 लाख नेफ्रॉन में ये जो ब्लड आया है ना, ये पूरा का पूरा ब्लड, इसका छन के, यानी कि 2 किडनीज में, 2 मिलियन नेफ्रॉन में, 20 लाख नेफ्रॉन में 1 मिनट के अंदर 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना है, जो कि आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बनता है। फिर से करो, 1 मिनट में एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकला उसका 1/5 वॉल्यूम यानी कि 1100 to 1200 ml दोनों किडनीज यानी 2 मिलियन यानी 20 लाख नेफ्रॉन के पास पहुंचा 1 मिनट में। 1 मिनट में जो निकला वो 1 मिनट में इतना यहां पहुंचा, और 1 मिनट में इसके अंदर जो बाउमेंस कैप्सूल में छन के आया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना वो 125 ml था, यानी GFR आता है 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में 20 लाख 2 मिलियन नेफ्रॉन में दोनों किडनी में मिलके 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मिलता है आपको। उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो एक दिन में आपका आ जाएगा 180 लीटर, और 180 लीटर यूरिन तो नहीं बनता ना बेटा, तो वो सारा कुछ आगे के पार्ट्स में, PCT में, लूप ऑफ एनले में, DCT में रीएब्सॉर्ब होता है, जो कि रीएब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन एक अलग स्टोरी है इसकी। ठीक है, अभी आपने ये कुछ बातें ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब जब ये पता चल गया है बेटा, तो अब किडनी कैसी है, वो GFR को फिक्स रखना चाहती है। अपनी किडनी GFR के साथ मजाक नहीं करती। आपको पता है किडनी का काम नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के अलावा GFR को मेंटेन करना भी है, हमारा ऑस्मो रेगुलेशन करना भी है। मतलब बेटा अपनी बॉडी बहुत ही जिद्दी है, इसने फिक्स कर रखा है कि मुझे कितना पानी अपने अंदर रखना है, उसमें कितना सॉल्ट, कितना नमक, कितना आयरन रखना है, ये सब कुछ उसके लिए फिक्स है। यानी बेटा किडनी पूरी कोशिश करती है कि आप पानी ज्यादा पियो या कम पियो, वो 125 ml पर मिनट GFR मेंटेन करके रखे। ठीक है, तो आपके पानी ज्यादा और कम पीने से GFR जो भी चेंज होता है उसको किडनी एडजस्ट करती है और यूरिन को डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट कर देती है। जब ज्यादा पानी पीते हो तो डाइल्यूट यूरिन हो जाता है, जब कम पानी पीते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है। वो किसने करा है, किडनी ने करा है। अब इसी को कहते हैं रेगुलेशन करना, कि ज्यादा कम जो GFR को करके मेंटेन रखना चाहती है, मतलब हमारा GFR रेगुलेट करना चाहती है। और उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये JGA क्या होता है। व्हाट इज दिस JGA? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। JGA सबसे पहले होता है बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, इसको JG apparatus भी कह देते हैं। ठीक है, JG apparatus दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये किसके किसके बीच में होती है उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो JG apparatus है बेटा, ये 2 चीजों के बीच में है। एक तो जो नेफ्रॉन का DCT है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, किसका, नेफ्रॉन का DCT, और एक बेटा जो ब्लड सर्कुलेशन का एफरेंट आर्ट्रियोल है, किसके बीच में, एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में, एफरेंट आर्ट्रियोल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल और DCT के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, वहां वो जहां पे आपस में मिल रहे हैं उस जगह को हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा, क्योंकि पहले जो NCERT कहती थी, पुरानी NCERT में आपने देखा होगा DCT का एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल दोनों के साथ कॉम्बिनेशन मिलाता था। DCT को एफरेंट और इफरेंट दोनों के साथ मिला के JG apparatus कहा जाता था।
पहले। अब अपडेटेड एनसीईआरटी में जो इस साल आप फॉलो करते हो उसमें डीसीटी को इसके साथ मिलाया गया है, सिर्फ एफरेंट के साथ। बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी थी ये पेपर में। सबसे पहले तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, उनकी बुक में ये चीज अपडेट नहीं की गई है, अभी तक यही लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये ऑप्शन मिलती है तो आपको इसे फॉलो करना है। बाई चांस बेटा आपको ये ऑप्शन ही नहीं मिल रही तब, और आपको ये वाली ऑप्शन दी हुई है, तब आप इसे चूज कर सकते हो। मतलब आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ये अपडेटेड है। और ये मत ध्यान रखना कि हाँ कुछ चेंज है तो गलती से एफरेंट के साथ बना दिया, नो। डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन को एफरेंट आर्ट्रियोल के साथ ही जोड़ना फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जो कि अब अपडेटेड है। मान लो ऐसा हुआ कि ये ऑप्शन तुमको नहीं मिली और ये मिल रही है, ये चूज करनी पड़ रही, तब तुम इसे चूज कर सकते हो, डीसीटी को एफरेंट और एफरेंट दोनों के साथ, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus होता क्या है बेटा, ये समझो ध्यान से। ये देखो, मान लो ये कप हो गया, बाउमेंस कैप्सूल, फिर ये पीसीटी हो गई, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये लूप ऑफ हेनले हो गया, और उसके बाद लेट्स से ये डीसीटी है, ठीक है। ये डीसीटी चल रहा है बेटा, दिस इज डीसीटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा होगा बेटा, एफरेंट आर्ट्रियोल चल रही होगी, दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्ट्रियोल, ऐसे चल रहा है। तो ये अपन ने बनाया है बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये अपने ने बनाया है डीसीटी। अब ये जहां पे मिल रहे हैं ना बेटा, ये जहां पे मिल रहे हैं, डीसीटी देखो एफरेंट आर्ट्रियोल के कितना पास में है, यहाँ पे बनता है जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, इसी मिलाप को आप कहते हो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। अब जहां पे ये मिलते हैं बेटा, इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं। कौन सी स्पेशल सेल्स होती है, देखो डीसीटी एफरेंट आर्ट्रियोल को जहां पे टच कर रहा है वहां पे इसके पास स्पेशल सेल्स हैं, और एफरेंट आर्ट्रियोल जहां पे डीसीटी को टच कर रहा है वहां पे इसके पास स्पेशल सेल्स हैं। डीसीटी की स्पेशल सेल्स जो एफरेंट आर्ट्रियोल से जहां टच कर रहा है, डीसीटी के उस स्पेशल सेल को कहते हैं मैक्युला डेंसा, व्हाट वी कॉल इट, मैकुला डेंसा, ठीक है। और बेटा जो एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर स्पेशल सेल है जहां पे ये डीसीटी को टच कर रहा है, उसको कहते हैं जेजी सेल्स, जेजी सेल्स। सो सी जेजी apparatus में, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus में जेजी सेल्स होती हैं एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर। अब इसको भी अपोजिट मत याद रख लेना, अच्छे से ध्यान रखना, लिख लिख के याद करना कि जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus किसके बीच में है, डीसीटी में उसकी स्पेशल सेल को मैकुला डेंसा कहते हैं, और एफरेंट आर्ट्रियोल की स्पेशल सेल को जेजी सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus क्या होता है। अब आगे समझो, देखो मान लो तुमने पानी कम पिया तो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, यहां से कम जा रहा था, कम यहां पहुंचा, कम छन के आया, 125 ml से कम हो गया, कम था तो कम ही जाएगा बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कम जा रहा था, कम जा रहा था, कम जा रहा था, डीसीटी तक भी कम पहुंचा। डीसीटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मुझे इतने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की आदत है, आज कम आया है। तो इसकी ये जो सेल्स है ना मैकुला डेंसा, दीज आर हाईली सेंसिटिव सेल्स, इनको तुरंत पता लग जाएगा कि आज मामला थोड़ा गड़बड़ है, पानी कम है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कम आया है। और डीसीटी की मैकुला डेंसा ये मैसेज फटाफट से दे देगी बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल को, और एफरेंट आर्ट्रियोल के पास कौन सी सेंसिटिव सेल्स हैं, जेजी सेल्स। इसके अंदर क्या चल रहा है, ब्लड चल रहा है, डीसीटी के अंदर क्या चल रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट चल रहा है, और एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर क्या चल रहा है, ब्लड चल रहा है बेटा। तो जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कम हुआ, डीसीटी को पता चला, डीसीटी के पास स्पेशल सेल है मैकुला डेंसा, उसने ये मैसेज दे दिया एफरेंट आर्ट्रियोल को, और एफरेंट आर्ट्रियोल के पास स्पेशल सेल्स हैं जेजी सेल्स, और फटाफट से जेजी सेल, एफरेंट आर्ट्रियोल की जेजी सेल इसके कहने पे निकाल देगी एक हार्मोन बेटा, रेनिन, रेनिन हार्मोन निकाल देगी, ठीक है। तो अब ये हार्मोन निकला, इसके अंदर ब्लड ही तो चल रहा है, ब्लड में हार्मोन निकल जाएगा, ब्लड से सर्कुलेट होते होते ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, फिर हम देखेंगे आगे क्या करता है। लेकिन इतनी बात ध्यान रखना कि ये काम कैसे हुआ, इतना होने के बाद रेनिन निकलता है। अब जाके हम बोलेंगे कि रेगुलेट करने के लिए रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। पहला सिस्टम अपन को पढ़ना है रेगुलेशन के लिए, रास सिस्टम। रास की पहली बात क्या पढ़ेंगे कि रास की फुल फॉर्म क्या है, दिस इज रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन
एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसका नाम है ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें रेनिन हार्मोन होता है, एंजियोटेंसिन नाम का हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन का नाम का हार्मोन इन्वॉल्व होता है, तब जाके ये पूरा सिस्टम काम करता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम सीखना है, ये भी सीखना है ये तीनों हार्मोन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को बन रहे हैं, कैसे ये एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात बेटा, रास एक्टिवेट कब होगा, ये सिस्टम काम कब करेगा, जब तुम्हारा GFR कम हो जाए। ठीक है, दो कंडीशंस लो। कौन कौन सी कंडीशन लोगे ये देखो। पहले मान लो तुमने पानी कम पिया बेटा, पानी कम पिया तो तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो किडनी के पास भी कम जाएगा और छनेगा भी कम, यानी कि GFR भी कम हो जाएगा। तब किडनी क्या कोशिश करेगी कि किस तरह इस GFR को बढ़ाया जाए। और बच्चे ऑलरेडी पानी कम है, वॉल्यूम कम है, प्रेशर कम है, GFR कम जा रहा है, किडनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो इस टाइम पे ये पानी को बाहर ज्यादा थोड़े भेजेगी यूरिन में, पानी को रोक के रखेगी अगर तुमने पानी कम पिया। और किडनी क्या करेगी, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी, बाहर नहीं जाने देगी पानी ज्यादा। ठीक है, मान लो तुमने पानी ज्यादा पिया बेटा, पानी ज्यादा पिया तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में ज्यादा पानी चल रहा है, किडनी के पास भी ज्यादा जाएगा, छनेगा भी ज्यादा, यानी कि GFR बेटा 125 ml से बढ़ जाएगा। और GFR बढ़ गया तो किडनी क्या कोशिश करेगी कि वापस से इसको कम करके 125 पे ही लेके आ जाऊं। और बेटा ज्यादा पानी है, बढ़ रहा है सब कुछ, तो किडनी क्या करेगी, उस एक्स्ट्रा पानी को बॉडी से बाहर निकाल देगी, यानी इस केस में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये तो जनरल सी बात है। ठीक, तो दो तरह से रेगुलेशन करती है किडनी, एक तो कम GFR को बढ़ाने के लिए, एक ज्यादा GFR को कम करने के लिए। तो ये जो अपना रास सिस्टम है बेटा, ये कब काम करता है, अगर आपका GFR कम हो जाए तब रास इसको बढ़ाने की कोशिश करता है, रास आपको GFR बढ़ा के देता है। तो रास कब एक्टिवेट होगा बेटा, जब पानी का इंटेक कम हो। ठीक है, यानी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, GFR कम हो जाए, ये होने पे बेटा रास एक्टिवेट हो जाएगा, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होके ये क्या करेगा, GFR को बढ़ाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे बढ़ाएगा। और क्या करेगा, ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेगा, पानी बाहर कम भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब करते हैं कि ये रेनिन सिस्टम रास सिस्टम में होता क्या क्या है। ध्यान से समझना बेटा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आ जाओ, देखो एक डायग्राम से आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से। ये लेट्स से बेटा तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन है, तुम्हारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है ये। ठीक है, ये ब्लड चल रहा है। तीन ऑर्गन्स बनाऊंगी, एक यहाँ पे बना देती हूँ लिवर, लिवर का रोल है इसमें, लिवर से क्वेश्चंस आते हैं। एक इसमें रोल है बेटा लंग्स का, यहाँ पे लंग्स बना देती हूँ। ठीक है, दीज आर लंग्स। ठीक है, और एक बना देती हूँ किडनी, किडनी का तो रोल है ही बेटा, ये लो किडनीज। किडनीज का क्या रोल है, देखो किडनी का रोल तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता भी चल गया। किडनी के पास एफरेंट आर्टरियोल है, जिसके पास जेजी सेल्स हैं जो कि रेनिन निकाल सकती हैं। ठीक है, रेनिन निकाल सकती है, रेनिन हार्मोन निकाल सकती है। अब देखो लिवर ने भी एक सामान सिंथेसाइज करके बेटा ब्लड के अंदर डाल रखा है, लिवर ने एक सामान ब्लड के अंदर डाल रखा है, इसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है बेटा, आपको पहले भी सिखाया कि ये जो जेन होता है, जेन वर्ड आता है जाइमोजेन से, जाइमोजेन का मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, तो ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है ये इनएक्टिव है, अभी ये इनएक्टिव है, दिस इज इनएक्टिव। ओके, अब ये इनएक्टिव पड़ा हुआ था। लंग्स ने क्या किया है, लंग्स ने भी एक फैक्टर निकाल के यहाँ पे ब्लड में छोड़ा हुआ है ऑलरेडी, इसने भी छोड़ा हुआ है, इसने भी छोड़ा हुआ है। इसके फैक्टर का नाम है ACE। ठीक है, इसके फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो यहीं पे बन गए, तीन क्वेश्चन इनफैक्ट। एंजियोटेंसिन
एंजियोटेंसिनोजेन किसने बनाया है? लिवर में। ये कहाँ घूम रहा है? ब्लड में। ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम किसने बनाया है? लंग्स ने। ये भी कहाँ घूम रहा है? ब्लड में। रेनिन किसने बनाया? जेजी सेल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल ऑफ किडनी, यानी किडनी ने रेनिन बनाया है। ठीक है, रेनिन अभी घूम नहीं रहा है। ये कब आएगा बेटा? जब रास एक्टिवेट होगा, जब GFR कम होगा, पानी कम पियोगे, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा, GFR कम होगा, कम छनेगा, उस टाइम पे DCT को पता चलेगा। DCT की मैकुला डेंसा किसकी घंटी बजा देगी? एफरेंट आर्ट्रियोल के जेजी सेल्स की। तब जाके जेजी सेल रेनिन निकालेगा। ठीक है, अब देखो रेनिन कैसे काम करेगा। ठीक है, ये देखो बेटा, रेनिन आया ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, रेनिन आया ब्लड सर्कुलेशन में, ये निकाल दिया किडनीज ने। रेनिन घूम रहा था, तब एंजियोटेंसिनोजेन ने बोला मैं तो वेला घूम रहा था, मुझे रेनिन का ही इंतजार था। और रेनिन के आते ही बेटा एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन। जेन हटा दो, इसको एक्टिवेट कर दो, तो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन कर दो, और इस एंजियोटेंसिन को लिखो 1, एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, तो रेनिन आया, रेनिन ने बेटा एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 घूम रहा था, इसको घूमते घूमते बेटा ACE मिला, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मिला, और ACE ने बोला मुझे एंजियोटेंसिन 1 का ही इंतजार था, और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया बेटा एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में। ACE ने एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट किया, और रेनिन ने बेटा एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। ये क्वेश्चंस बनते हैं, और ये सारा काम कहाँ हो रहा है? आपके ब्लड सर्कुलेशन में हो रहा है। अब फाइनली आपको मिल गया है एंजियोटेंसिन 2। यही बनाना चाहती थी बॉडी, तो क्या GFR सही हो गया? जो कम GFR था वो बढ़ गया? अभी थोड़े बढ़ा है, अभी तो सिर्फ एंजियोटेंसिन 2 बना है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 आगे काम करता है बेटा, बट उससे पहले यहाँ पे आप समझ लो कि क्या क्या क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं, किसने क्या बनाया है, और कहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, किसने किसको किसमें कन्वर्ट किया है, तब जाके एंजियोटेंसिन 2 बना है। ठीक है, ये इनएक्टिव था, इसने अभी अपनी एक आंख खोली है, और ये जाके पूरा जाग गया। ठीक है, एकदम फुली एक्टिव हो गया। अब ये काम करेगा। ये काम कैसे करता है वो नेक्स्ट देखो। ये अपने पास बन गया बेटा एंजियोटेंसिन 2, एक्टिव है ये अब। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 2-3 काम करेगा आपके लिए। ये बेटा जाएगा, 2-3 काम करेगा, ब्लड में घूम रहा है, घूमते घूमते देखो क्या करेगा। सबसे पहले तो आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल जो है, इफरेंट आर्ट्रियोल वो जो ग्लोमेरुलस के बाद बनती है, एफरेंट आती है, इफरेंट निकलती है, इफरेंट आर्ट्रियोल को जाके सकरा कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, इस आर्टरी का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, यानी कि यहाँ पे ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम कर रहा है। बेटा एक बात बताओ, इस वाली स्लाइड में देखो जरा, just hold on। इसमें देखो, चलो आज ये देखो, यहां से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गिर रहा था। अब इसका इतना डायमीटर जितना है उससे तुम कम कर दोगे। अगर डायमीटर को तुमने कम कर दिया, इस वाले को, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, अगर तुमने इसकी जगह कम कर दी तो पानी एकदम से आगे तो नहीं भाग पाएगा। जब बाहर जाने की जगह कम मिलेगी तो वो मजबूर हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा थोड़ी देर यहाँ रहने के लिए ग्लोमेरुलस में। थोड़ी ज्यादा देर रहेगा बेटा तो थोड़ा ज्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं अपन, वो जो एंजियोटेंसिन 2 है वो घूमते घूमते आया और इफरेंट आर्ट्रियोल की दीवार को ही थोड़ा पतला कर दिया, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट छन रहा था, इसको यहां से ब्लड को आगे भागने की जगह थोड़ी कम मिली, तो वो मजबूर हो गया थोड़ी देर यहां ग्लोमेरुलस में रहने के लिए और थोड़ा ज्यादा छन गया। तो क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो यहां बन रहा था उसको बढ़ाने की कोशिश की गई, इसको पतला कर दो तो ज्यादा देर के लिए ब्लड यहां रहेगा तो थोड़ा ज्यादा छनेगा। यही तो कम छन रहा था ना, GFR कम हो गया था, देखो हमने उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। तो इस तरह से एंजियोटेंसिन जो है
इस तरह से एंजियोटेंसिन 2 ने इफरेंट आर्ट्रियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन करके क्या किया, जीएफआर को बढ़ाया, जो कम हो गया था उसको थोड़ा बढ़ाया। एक ये काम किया इसने। दूसरा काम देखो इसने क्या किया, ये पीसीटी के पास गया, ठीक है। और पीसीटी आपको पता है, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि 70 से 80% पानी का, मिनरल्स का जो भी होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उनका रीएब्जॉर्प्शन करती है। तो थोड़ा सा और पीसीटी को बोला ऐसे तो तू रेगुलरली 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन करता ही है, जीएफआर कम हो गया, दुख के दिन आए हैं, तो थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। और इसको बोलता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन थोड़ा और करने के लिए। 70 से 80 तो बेटा ये वैसे भी कर रहा है, अब इसने इसके आने की वजह से ये थोड़ा और करेगा, 80 से ज्यादा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। रीएब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा वाटर, जो भी प्लाज्मा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, वो रीअब्सॉर्ब होकर पीसीटी से कहाँ जाएगा, ब्लड में ही तो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया था और अब इसकी वजह से, रीअब्सॉर्प्शन बढ़ाने की वजह से ब्लड वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ये रीअब्सॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो कम जीएफआर को देखो हमने बढ़ा दिया, हमने पानी कम पिया था, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया था, ब्लड प्रेशर कम हो गया था, जीएफआर कम हो गया था। सारा सिस्टम चला के एंजियोटेंसिन 2 निकाला। एंजियोटेंसिन 2 ने देखो जीएफआर बढ़ाने की कोशिश की, जीएफआर बढ़ाने की कोशिश की, मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाने की, ब्लड का प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा काम ये क्या करेगा, तीसरा बेटा एंजियोटेंसिन 2 जाएगा एड्रीनल ग्लैंड के पास। हर पॉइंट पे क्वेश्चन है, कौन से ग्लैंड के पास जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड के पास। अब एड्रीनल ग्लैंड के तुमने दो पार्ट्स पढ़े, कॉर्टेक्स और मेडुला, तो ये किसके पास जाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा, बाहर वाले पार्ट के पास, ठीक है। कॉर्टेक्स में भी आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं, सबसे बाहर ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद आपका फेसिक्युलेटा, उसके बाद रेटिकुलरिस। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर के पास जाता है, जोना ग्लोमेरुलोसा के पास, ग्लोमेरुलोसा के पास। और जोना ग्लोमेरुलोसा से कहता है कि तो जो हार्मोन निकालता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, वो निकाल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये मैं आपको ऐसे इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन किसी भी वर्ड से आ सकता है, ठीक है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकालने को कहता है। कौन सा मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकालता है, ये मेनली एल्डोस्टेरोन निकालता है। तो एंजियोटेंसिन गया, एंजियोटेंसिन 2 गया एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास और वहां से क्या रिलीज करा दिया, एल्डोस्टेरोन। तो एंजियोटेंसिन 2 के कहने पे एल्डोस्टेरोन निकल गया। अब ये एल्डोस्टेरोन भी तो हार्मोन है, ब्लड में निकल गया, ब्लड में घूम रहा है, घूमता घूमता बेटा ये जाएगा आपकी डीसीटी के पास, नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास और कलेक्टिंग डक्ट के पास। कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी में मेजरली सेम जैसे काम होते हैं, आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि डीसीटी के अंदर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है, जब जरूरत पड़े तब रीअब्जॉर्प्शन होती है, जब दुख के दिन आए तब रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब देखो दुख के दिन आ गए, जीएफआर कम हो गया है, तब उस टाइम पे ये रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो जैसे ही एल्डोस्टेरोन आएगा बेटा, डीसीटी और सीडी के पास जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के पास, और वहां पे कंडीशनल रीअब्जॉर्ब कराएगा, बोलेगा थोड़ा पानी रीअब्जॉर्ब करने की जरूरत है, उसको ब्लड में भेजने की जरूरत है क्योंकि ब्लड में वॉल्यूम कम हो गया है। ब्लड में वॉल्यूम कम हो गया है, ब्लड में वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत है, तो आप रीअब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में भेज दो। डीसीटी से, कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब करा के ब्लड में भेज देगा और तब जाके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। और बेटा आपने ये भी सीखा होगा कि ब्लड में पानी को रीअब्जॉर्ब कराने के लिए किसको रीअब्जॉर्ब कराता है, ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है। पानी ऐसे ही थोड़े आ जाएगा, पानी की बीवियां होती हैं ये, सोडियम, क्लोराइड, ऐसे जो भी ऑस्मोलाइट जिनको आप कहते हो, तो पहले सोडियम को खींचेगा और पीछे पीछे पानी चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है और ये सारे कहाँ जाते हैं, फिर ब्लड में जाते हैं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जीएफआर बढ़ने लगता है बेटा, और यही हमको करना था, समझ गए।
तो इस तरह से एंजियोटेंसिन 2 ने ये 3 काम करके, ध्यान रखना इसने पीसीटी पे डायरेक्ट काम किया है, इफरेंट आर्ट्रियोल पे डायरेक्ट काम किया है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट है, ये हमारे नेफ्रॉन का पार्ट है। नेफ्रॉन जब एब्जॉर्ब करता है तो उसको ब्लड में फेंकता है, ब्लड में फेंक के इसने जीएफआर बढ़ाया। और बेटा ये एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन निकलवाता है, वो एल्डोस्टेरोन आता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के पास और उसमें सोडियम खींचता है, पीछे पीछे पानी आता है। और ये किसका पार्ट है? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट है। तो ये जब रीअब्सॉर्ब करेगा तो ब्लड में फेंकेगा, यानी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपका रास सिस्टम काम करता है। रास सिस्टम एक्टिवेट करने पे फिर से कर लो एक बारी। ठीक है, रास बेटा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है। जीएफआर कम होने पे बढ़ाने की कोशिश करता है। कैसे बढ़ाता है? उसके लिए आपने पहले तो ये वाला सिस्टम सीखा कि अगर जीएफआर कम है तो ये बात पता चल जाएगी डीसीटी के मैकुला डेंसा को, वो बता देगा एफरेंट आर्ट्रियोल के जेजी सेल को जो कि रेनिन हार्मोन निकालेगा। वो रेनिन आएगा, एंजियोटेंसिनोजन को इसमें कन्वर्ट कर देगा, एसीईस को इसमें कन्वर्ट कर देगा, फिर एंजियोटेंसिन 2 जाके काम करेगा इस 3 तरीके से। और एक और इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना अपने क्वेश्चंस में, रेनिन की स्पेलिंग पे RENIN दिया है या RENNIN दिया है। ये डबल एन वाला एंजाइम होता है जो कि बच्चों के स्टमक में निकलता है, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। और ये सिंगल एन वाला हार्मोन है बेटा, हार्मोन। सो दिस इज हार्मोन। तो आप जब भी ये क्वेश्चन देखो कहीं पे भी, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एंजाइम से देखो या हार्मोन से रिलेटेड देखो, स्पेलिंग जरूर देखो। अगर रेनिन हार्मोन लिखे यहाँ पे डबल एन दे दिया है तो वो ऑप्शन गलत है, आपको ध्यान देना है। हमेशा इस पे गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, RENIN वाला हार्मोन है जो कि जेजी सेल से यानी किडनी से निकल रहा है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे सब लोग। और ये नहीं कि अपोजिट याद कर लिया, ध्यान से याद रखना इसको। और इसको जब भी इस क्वेश्चन में आए स्पेलिंग पे ध्यान देना। ये तो हो गया बेटा रास सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम पे आते हैं, दैट इज ANF सिस्टम। दिस इज ANF सिस्टम। ANF सिस्टम क्या होता है? एंटी नाट्रियूरेटिक, एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। इसमें ANF फैक्टर निकलता है जो कि है एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इसी को बेटा एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर भी कहते हैं, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। यानी कि अब आपको फुल फॉर्म से ही पता चल गया ये फैक्टर कहां से निकलता है? एट्रिया से बेटा। किसकी एट्रिया? हार्ट की एट्रिया। अब बोलोगे मैम ये हार्ट का रोल कहां से आ गया? अभी तक तो किडनी बता दिया, लंग्स बता दिया, लिवर भी बता दिया, अब हार्ट भी लेके आ गए। बेटा जीएफआर बढ़ा रहा था रास, ध्यान से सुनो, रास जीएफआर को बढ़ा रहा था तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था तो हार्ट के पास भी तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम जा रहा था। अब उसको नहीं पता बेटा कब रुकना है, उसको नहीं मालूम कब रुकना है। तो जब हार्ट में ज्यादा वॉल्यूम पहुंचने लग गया तो हार्ट में जब ब्लड गिरा, एट्रिया में जब ब्लड गिरा तो एट्रिया स्ट्रेच करने लग गई, एट्रिया बेटा स्ट्रेच करने लग गई। और इसकी दीवार में लगे हुए हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि स्ट्रेच हुए तो हार्ट को पता चला, लगता है रास ज्यादा जीएफआर बढ़ा गया, 125 तो गया, उससे भी ज्यादा बढ़ा रहा है। तो अब हार्ट का एट्रिया क्या करेगा बेटा? ANF रिलीज करेगा। ANF जब ब्लड में आएगा तो ये ANF भी जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल के पास। किसके पास? इफरेंट आर्ट्रियोल के पास। अभी तुमने रास में क्या किया था? इफरेंट का जगह कम कर दिया था तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बढ़ रहा था। तुमने क्या किया था? एफरेंट, ग्लोमेरुलस, इफरेंट, और ये रहा कप, ठीक है। तुमने इसकी जगह कम कर दी थी तो ज्यादा देर के लिए वॉल्यूम यहां रह रहा था, ज्यादा छन रहा था, ठीक। अब तुमको क्या करना है? ज्यादा ही छन गया, अब हमने कम करना है तो तुम इसको फैला दो, यानी इसका वैसोडाइलेशन कर दो। इफरेंट आर्ट्रियोल का वैसोडाइलेशन कर देगा और इसके फैलते ही क्या होगा? इफरेंट आर्ट्रियोल में जगह बढ़ने से बेटा, जगह बढ़ने से अब ये जल्दी जल्दी आगे जाएगा, यहां कम देर रुकेगा यानी कम छनेगा और जीएफआर बेटा कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो ANF सिस्टम कब काम करता है? जब जीएफआर ज्यादा हो जाए
जाता है, ANF सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और GFR को कम करता है। कैसे कम करता है? इफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट करके। ठीक है, यहाँ जगह बढ़ा दी, वॉल्यूम उधर भाग रहा है, इधर कम देर रुक रहा है तो कम छन रहा है। ठीक है, ये हो गया ANF सिस्टम। तो 2 सिस्टम्स आपने सीखे। तीसरे सिस्टम पे आते हैं, दैट इज ADH सिस्टम। ADH सिस्टम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, सबसे पहले अगेन ADH की फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये एक हार्मोन है जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इसी का दूसरा नाम होता है बेटा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इसी हार्मोन को बुलाते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ADH या वैसोप्रेसिन। अब ये जो ADH हार्मोन है बेटा, ये हार्मोन कहां से आता है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। कौन से ग्लैंड से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन से पिट्यूटरी से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर से नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है ADH। बेटा आपको पता होगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? इनका सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन होता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में, ये आपने एंडोक्राइन सिस्टम में सीखा होगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी वैसोप्रेसिन बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। सिक्रीट कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो यहाँ पे स्टोर्ड है। अब जरूरत पड़ने पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको सिक्रीट करेगी। क्या जरूरत पड़ी है? क्या जरूरत पड़ी है? नाम से सीखो। एंटी डायूरेटिक है। डायूरेसिस मतलब होता है बेटा यूरिन पास होना। समझो बात को, डायूरेसिस मतलब होता है यूरिन पास हो रहा है, यूरिन रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब उसका तुमने एंटी कर दिया, तो एंटी कर दोगे बेटा मतलब यूरिन को रोकने की कोशिश कर रहा है बॉडी में, मतलब बाहर नहीं जाने दे रहा। समझना, डायूरेसिस का एंटी कर दिया तुमने, मतलब ये हार्मोन डायूरेसिस नहीं होने दे रहा, मतलब यूरिन रिलीज नहीं होने देना चाहता, यानी कि बाहर पानी नहीं जाने देना चाहता, यानी कि डाइल्यूट यूरिन नहीं जाने देना चाहता। ये क्या कोशिश करेगा बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की। ठीक, ऐसे याद रखना है आपको। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वो हार्मोन जो डायूरेसिस के एंटी है, मतलब यूरिन ज्यादा रिलीज होने के एंटी है, मतलब डाइल्यूट यूरिन जाने के एंटी है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगा। और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कब प्रोड्यूस करना पड़ता है? जब पानी की कमी हो, मतलब जब वाटर इनटेक कम हो, यानी कि बेटा ब्लड वॉल्यूम कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो, तो कम छनेगा, कम जाएगा किडनी के पास, कम छनेगा, GFR कम हो गया। बेटा इन कंडीशन में जैसे रास एक्टिवेट हुआ था, रास भी एक्टिवेट होगा, वैसे ही बेटा ADH भी एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि ADH भी रिलीज हो जाएगा, ADH सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा। और ये क्या कोशिश करेगा? कम GFR को बढ़ाने की, GFR को बढ़ाने की, प्लस यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेगा कि GFR ऑलरेडी कम है, पानी ऑलरेडी कम है, तो मैं बाहर क्यों जाने दूं? तो ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेगा और GFR को बढ़ाएगा। अब ADH ये काम कैसे करता है? ठीक एल्डोस्टेरोन की तरह ये भी कहां जाता है बेटा? ये भी जाता है DCT और कलेक्टिंग डक्ट के पास। और यहां पे क्या होता है? अभी तुमने सीखा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है। कैसे होती है बेटा? कंडीशन क्या पड़ गई कि हमने पानी कम पिया है, GFR कम हो गया है। इस कंडीशन में एल्डोस्टेरोन तो जाता ही है, रास एक्टिवेट होता है, एंजियोटेंसिन 2 के कहने पे एल्डोस्टेरोन आता है और एल्डोस्टेरोन जाके यहां से कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराता है। साथ ही साथ ADH भी रिलीज होता है और वो भी जाके कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराता है। कैसे बेटा? सोडियम खींचेगा और सोडियम के पीछे पीछे क्या आएगा? पानी, इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और ये किसके पार्ट है? नेफ्रॉन के पार्ट है। नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट चल रहा है उसमें से आपने पानी खींच के फेंका तो कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा, और ब्लड में बेटा पानी बढ़ेगा रीएब्जॉर्प्शन से, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी GFR बढ़ने लगा। तो देखो, इसको जिस काम के लिए रिलीज किया था वो काम होने लग गया। इस तरह से आपका ADH काम करता है। अब आपको क्वेश्चंस क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछता है
बेटा आपको, अभी मैं भी कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ आपके प्रीवियस ईयर के, एक बार आप यहाँ पे समझो। पहले आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं, हार्मोन्स के बारे में समझना बेटा। रास ने जीएफआर बढ़ाया था, एएनएफ ने जीएफआर कम किया था, तो ये दोनों कैसे हो गए, एंटागोनिस्टिक हो गए एक दूसरे के। रास में ही एक चीज थी एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, तो एल्डोस्टेरॉन भी क्या हो गया, एएनएफ के अपोजिट हो गया, एंटागोनिस्टिक हो गया। जबकि बेटा एल्डोस्टेरॉन या फिर रास अगर पूछे कि एडीएच के साथ कैसा है, तो सेम काम कर रहे हैं, रास और एडीएच सेम काम कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक नहीं है। यानी कि एल्डोस्टेरॉन और एडीएच सेम काम कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक नहीं है। ये भी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी कर रहा है। पर एएनएफ तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रहा था। एएनएफ में लिख भी लो बेटा एक पॉइंट कि वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करता है। देखो इसका काम है जीएफआर को कम करना, मतलब ऑलरेडी पानी ज्यादा है, इसको कम करना है, तो ये बाहर जाने देगा। तो एएनएफ में आपको पूछा तो ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगा, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यही बात हम बस एक बार में लिखना चाह रहे हैं ताकि हमने याद करना, लास्ट टाइम पे रिवीजन करना इजी हो। ठीक है, रास एएनएफ अपोजिट है, इसीलिए एल्डोस्टेरॉन एएनएफ भी अपोजिट है। अच्छा इसी तरह बेटा एडीएच भी तो पानी को कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कर रहा है और एएनएफ डाइल्यूट कर रहा है, तो एडीएच और एएनएफ भी अपोजिट है। तो ये तीनों तो हो गए बेटा एंटागोनिस्टिक। ये और इसका ये जो पार्ट है ये सब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि एएनएफ डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, अपोजिट हो गए ये दोनों, और ये तीनों आपस में सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको पूछे तो आप क्या बोलोगे, रास सिस्टम और एडीएच सिस्टम, और यानी कि एल्डोस्टेरॉन भी इधर ही आ जाएगा, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन के नाम पे अलग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तीनों बेटा क्या कोशिश कर रहे हैं, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी हो गई है बॉडी में। और बेटा एएनएफ सिस्टम जब एक्टिवेटेड होगा तो वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से रट लेना है ताकि आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाएं अगर वो डायरेक्ट लाइन में पूछे जा रहे हैं तो। ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन बेटा, एक और पार्ट कराना चाहती हूँ, एडीएच के बारे में, डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में पूछता है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस भी सीख लो। आपने पढ़ा होगा डायबिटीज 3 प्रकार की होती है, पहले तो 2 में डिवाइड करते हैं, डायबिटीज मेलिटस और इंसिपिडस। मेलिटस में टाइप 1 और टाइप 2 आता है, और एक इंसिपिडस अलग होती है। बेटा इस इंसिपिडस का ग्लूकोज से लेना देना नहीं है। देखो इंसिपिडस में क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस डाल लो, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। देखो बेटा क्या हो रहा था, एक्चुअल काम क्या हो रहा था, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने एडीएच निकाला, यानी कि वैसोप्रेसिन निकाला। ये कहां पे गया बेटा, डीसीटी के पास गया और कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कराया, और इसमें इसने क्या किया, पानी सोडियम खींचा और पीछे पीछे पानी का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन इसने किया, और ये जब रिलीज होता है बेटा तो ये क्या कोशिश करता है, ये डीसीटी के पास जाके पानी रोक रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। एडीएच क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी है। ठीक है, तो जब एडीएच था तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब देखो क्या हुआ, एक डिसऑर्डर हुआ जिसमें एडीएच अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा, या तो नहीं हो रहा, मान लो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई दिक्कत है, या जितना चाहिए उतना रिलीज नहीं हो रहा। बेटा एडीएच नहीं होगा तो ये डीसीटी के पास नहीं जाएगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सोडियम और पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, और बेटा जब ये काम नहीं होगा तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट कैसे होगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। यानी कि बेटा जब इसकी कमी हो जाए, जब ये ना प्रेजेंट हो, व्हेन एडीएच इज एब्सेंट और लो, तब उस केस में क्या होगा, इस केस में डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। मतलब बेटा यूरिन में पानी ज्यादा है, यानी कि बेटा पॉलीयूरिया हो जाएगा,
पॉलीयूरिया कहते हैं इस कंडीशन को जब यूरिन में पानी ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर बेटा ADH की कमी से डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस हो तो इस डिसऑर्डर को कहते हैं ADH की कमी से डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस हो तो इस डिसऑर्डर को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, ADH की कमी से पानी यूरिन डाइल्यूट होना और भी कंडीशन से हो सकता है, लेकिन अगर वो दिक्कत हो रही है ADH की कमी होने की वजह से, तब आप इसको कहोगे डायबिटीज इंसिपिडस हो गया है उस पर्सन को, और उस कंडीशन में होगा क्या, पॉलीयूरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये ADH से रिलेटेड आपको एक तो वो क्वेश्चन याद रखना है, किसके एंटागोनिस्टिक है किसके नहीं, कहाँ से आता है, कहाँ को बनता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा डायबिटीज इंसिपिडस में। तो ध्यान रखना ADH है तो बढ़िया काम कर रहा है अपना, ADH की कमी हो गई है तब अगर डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, कमी है तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा और तब क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इस पे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन 2017 में आया हुआ, आपसे पूछ रहा है अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, कम हो गया है, ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है, तो GFR क्या कम हो गया है, और GFR कम होता है तो RAS एक्टिवेट हो जाता है, ADH रिलीज हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है, नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, क्या नहीं निकलेगा वो बताना है। ADH तो निकलेगा बेटा, सही है, रेनिन भी निकलेगा, RAS एक्टिवेट हो गया और स्पेलिंग भी सही है, सिंगल एन तो सही है। एल्डोस्टेरॉन भी निकलेगा बेटा, RAS का ही पार्ट है एल्डोस्टेरॉन, ये भी निकलेगा, लेकिन ANF नहीं निकलेगा, ये एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर ANF कब निकलता है बेटा, जब GFR ज्यादा होता है। तो अगर GFR कम हो गया है, ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो ADH निकलेगा, रेनिन निकलेगा, एल्डोस्टेरॉन निकलेगा, पर ANF नहीं निकलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मिल गए 4 नंबर। तो बेटा ये सारा कुछ था, ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, आप अपने से क्वेश्चन सब सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इससे रिलेटेड जितने भी हैं। आई रियली होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, प्लस बेटा इस सिस्टम में जितने वर्ड्स आप पढ़ते हो और जो बातें हैं उससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस में ऑप्शंस डली होती हैं, तो जब तक आपको ऑप्शंस के बारे में क्लियरली पता नहीं होगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। सो आई रियली होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू अ लॉट। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रूर देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन एवरीवन टेक केयर, स्टे सेफ, और आपके कोई अगर स्पेशल टॉपिक के डिमांड हो कि ये टॉपिक आप समझना चाहते हो जो आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।